नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हिंदी राजपाल सिंह सीरीज में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हिंदी की थ्योरीज जो सीरीज चल रही है हमारी, इससे पहले इसकी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने हिंदी भाषा की उत्पत्ति और भारतीय आर्य भाषा से संबंधित जो तथ्य थे उनके बारे में बात करी थी, चर्चा करी थी। यदि अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। उसके बाद जाकर आप राजभाषा के रूप में हिंदी का जो हमारा आज का सीरीज रहने वाला है उसको देखना प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों, यदि अगर आपको मैं बताऊं तो आप लोगों की जो ये हिंदी भाषा का विकास जो हमारी सीरीज चल रही है, इससे रिलेटेड प्रश्नोत्तरी रिवीजन सीरीज हमारी पहले आ चुकी है। पुरानी जो वीडियो मैंने डाली है इससे पहले हिंदी भाषा का विकास जो थ्योरी सेशन जो हमारा चला हुआ है, जो पहली वीडियो में उस पर डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक भी डाला हुआ है। मैं इस वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन पे एक बार लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर उसको चेक कर लीजिएगा। और जब आप लोगों का अध्याय कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप लोग प्रश्नोत्तरी जो सीरीज है उसको भी जरूर देखें, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, देखते हैं आज राजभाषा के रूप में हिंदी को। तो राजभाषा का सामान्य अर्थ होता है राजकाज की भाषा। सबसे पहले तो इसको समझने की भाषा है कि जो ये राजभाषा होती है दोस्तों, इसका मतलब है क्या हमारा कि राजकाज की जो भाषा होती है उसी को हमारा राजभाषा कहा जाता है। राज्य या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा के माध्यम से ही समस्त प्रशासनिक कार्य संपादित होते हैं। राजभाषा जनता एवं सरकार के मध्य सेतु का कार्य करती है। दोस्तों देखिएगा, क्या कहता है कि राज्य या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहा जाता है, यानी कि राज्य और राज्य का जो प्रशासन रहता है दोस्तों उसके अंतर्गत उसी की जो भाषा है उसको राजभाषा कहा जाता है। कह रहा है राजभाषा के माध्यम से ही समस्त प्रशासनिक कार्य संपादित होते हैं। राजभाषा जनता एवं सरकार के मध्य सेतु का कार्य करता है, यानी कि जनता और जो सरकार है उसके मध्य अगर सेतु की बात करें तो पुल से हम उसका ले सकते हैं, एक पुल का कार्य करता है। यदि अगर राजभाषा हमारी नहीं होगी तो हम उन दोनों के बीच क्या नहीं कर पाएंगे, एक अच्छे तरीके से बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या करी गई, एक राजभाषा बनाएगी जिसके माध्यम से हम सरकार तक अपनी बातें पहुंचा पाएँ और उनकी बातों को समझ पाएँ, और सरकार की जो बातें हैं वो हम तक पहुंच पाएँ और हम उनको समझ पाएँ। तो इसीलिए हमारी जो राजभाषा है उसका जो कार्य है, जो सरकार के मध्य सेतु का कार्य करती है, ये इस डेफिनेशन से हमें निकल कर आता है। फिर देखिएगा, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को संविधान सभा द्वारा भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी 1950 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त किया गया था। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ देखिएगा, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा कब घोषित करा गया ये आपका अलग बात हो जाती है, और इसको संवैधानिक मान्यता कब मिली वो अलग बात होती है। तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा द्वारा जो राजभाषा है, राजभाषा को जो घोषित करा गया तो वो हमारा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को करा गया, लेकिन संवैधानिक रूप से इसको मान्यता कब मिली तो 26 जनवरी 1950 को मिली। ये आप लोग याद रखेंगे। फिर देखिएगा, हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का ही एक परिष्कृत रूप है। जिस प्रकार ब्राह्मी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, वैसे ही देवनागरी लिपि भी बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। अब देखिएगा दोस्तों, क्या कहता है कि जो हिंदी भाषा है उसको उसकी जो लिपि है वो कौन सी लिपि है, हमारी देवनागरी लिपि है। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है कि देवनागरी लिपि को ही हमारा नागरी लिपि के रूप में भी जाना जाता है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का ही एक परिष्कृत रूप है। जिस प्रकार ब्राह्मी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, वैसे ही देवनागरी लिपि भी बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। अच्छा दोस्तों, इससे दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। जो ब्राह्मी लिपि है उसमें जो लिखने का हमारा ढांचा होता है वो किस तरीके से होता है, तो उसमें भी हमारा कहाँ से कहाँ को होता है, बाएं से दाएं को होता है। और देवनागरी लिपि में भी हमारा कहाँ को होता है, कह रहा है बाएं से दाएं की तरफ होता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन पर आज से कन्फ्यूजन नहीं बनाएंगे। फिर देखिएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान में शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्षों के लिए तय किया गया था। अच्छा दोस्तों, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम पे क्या किया गया, जो शासकीय कार्य थे उनके प्रयोजनों के लिए जो अंग्रेजी भाषा थी उसका प्रयोग 15 वर्षों के लिए तय किया गया। अच्छा, 15 वर्षों के लिए केवल इसको तय किया गया है। उसके बाद की जो भाषा है फिर अलग भाषा के रूप में उसको जाना गया होगा। अच्छा, देखते हैं कि किस भाषा के रूप में उसको जाना गया। फिर देखिएगा, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ ही भारत की राजभाषा नीति लागू हो गई। अच्छा दोस्तों, जब हमारा 26 जनवरी 1950 को क्या बना, संविधान बना, संविधान लागू हुआ, तो लागू होने के बाद भारत में जो राजभाषा नीति है वो भी लागू हो गई। अब भारतीय संविधान में भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। ये दोस्तों आप लोगों को याद रखने की बात है। भाग 17 में हमारा किसके बारे में बात करी गई है,
राजभाषा के बारे में उल्लेख करा गया है। अच्छा, इसमें किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक की अगर बात करी गई है तो 343 से लेकर 351 तक जो हमारी आर्टिकल्स हैं, जो अनुच्छेद हैं, इसमें राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अच्छा, अनुसूची 8 में भाषा से संबंधित जो भाग इसको माना जाता है, जिसमें हमारी 22 भाषाएं हैं। अच्छा, वो 22 भाषाएं कौन कौन सी अगर उनको देखें तो संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, उड़िया है, असमिया है, बोडो, डोगरी, कश्मीरी हो गया, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मराठी, बांग्ला और पंजाबी का उल्लेख देखने को मिलता है। टोटल कितनी भाषाएं दोस्तों? 22 भाषा। अच्छा दोस्तों, भाषाओं से संबंधित आज तक हमारे कितने संशोधन हुए हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिर देखिएगा, अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ भारत की राजभाषा हिंदी है और इसकी लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि मूलतः अक्षरात्मक लिपि है। अच्छा दोस्तों, जो 343 का फर्स्ट है, ए है, इसमें कहा गया है कि जो भारत की राजभाषा है वो हिंदी है और इसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। ये आप लोगों ने इससे पहले जीएस पढ़ा होगा तो वहाँ भी आप लोगों को देखने को मिला होगा। और इसकी अगर लिपि मूलतः किस प्रकार की है तो दोस्तों ये अक्षरात्मक लिपि हमारी देखने को मिलती है। फिर देखिएगा, राजभाषा की संविधानिक स्थिति किस प्रक्रिया की है या फिर किस प्रकार की है तो देखें तो भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक हो गया। अच्छा, राजभाषा की जो संवैधानिक स्थिति है अगर उसमें देखें तो जो भाग 5 है दोस्तों हमारा, भाग 5 में अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है उसका उल्लेख उसमें किया गया है। भाग 6 के अनुच्छेद 210 में विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख इसमें किया गया है। ये राजभाषा से संबंधित जो संवैधानिक स्थिति है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। फिर देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को बीजी खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। अच्छा दोस्तों, प्रथम राजभाषा आयोग कब बना तो 7 जून 1955 को बना। अच्छा, किसकी अध्यक्षता में बनाया गया, क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो दोस्तों ये हमारे किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? बीजी खरे की अध्यक्षता में बनाया गया था। ये हमारा पहला राजभाषा आयोग था और इसका जो जिक्र है वो संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत किया गया है। फिर देखिएगा, अनुच्छेद 345 में प्रादेशिक भाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। अच्छा दोस्तों, जो हमारे प्रादेशिक भाषाएं हैं उनके बारे में उल्लेख कितने में है तो 345 अनुच्छेद में है। फिर देखिएगा, अनुच्छेद 346 की अगर बात करें तो पत्रादि की राजभाषा अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा का उल्लेख किया गया है। यह हमारा किस में है? आर्टिकल 346 में। फिर देखिएगा, अनुच्छेद 347 क्या कहता है? अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान हमारा किस में होगा? अनुच्छेद 347 में। अच्छा, किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है उसका प्रावधान कितने में हो गया? हमारा 347 में हो गया। फिर देखिएगा, 348 में क्या कहता है कि अनुच्छेद 348 में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों, विधेयकों, अधिनियमों तथा अध्यादेशों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा प्रावधान किया गया। अच्छा दोस्तों, जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय हैं या फिर उच्च न्यायालय हैं, विधेयक हैं, अधिनियम हैं या फिर अध्यादेश जो हमारे जारी करे जाएंगे, उनमें जो प्रयोग किए जाने वाली जो भाषा है उसका हमारा प्रावधान किस में करा गया? अनुच्छेद 348 में करा गया। फिर देखिएगा, अनुच्छेद अगर 349 की बात करें तो अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान किया गया। और अनुच्छेद 350 की बात करें तो अनुच्छेद 350 में शिकायत निवारण हेतु प्रयुक्त भाषा का प्रावधान किया गया है। अच्छा, आप लोग जब शिकायत करते हैं तो शिकायत के निवारण के लिए जो प्रयुक्त भाषा है उसका प्रावधान 350 में करा गया। अच्छा, 350 के ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगर वहीं बात करें तो अनुच्छेद 350 के बी में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी का उल्लेख हमारा 350 के बी में कहा गया। फिर देखिएगा, अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए। अच्छा दोस्तों, हिंदी भाषा के जो विकास के निर्देश हैं वो किस आर्टिकल में दिए गए हैं? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो अनुच्छेद 351 आप लोग याद रखेंगे। अच्छा दोस्तों, हमारी कुछ शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो शास्त्रीय भाषाओं का जो दर्जा है वो यानी कि क्लासिकल जो हमारे लैंग्वेज हैं उनका जो दर्जा है वो किन किन भाषाओं को मिला है अगर देखा जाए तो दोस्तों, पहली तो हमारी संस्कृत है, दूसरी हमारी तमिल है, तीसरी हमारी तेलुगु, उसके बाद कन्नड़, फिर मलयालम के बाद ओडिसी। ये हमारे दोस्तों क्या हमारे क्लासिकल लैंग्वेज है, यानी कि शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा इनको मिला हुआ है। टोटल हमारी कितनी है? 6 हमारे देखने को मिल रही है। आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिसी को हमारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी मिला हुआ है। फिर देखिएगा, राज्य भाषा। अब दोस्तों, राज्य भाषा क्या होती है उसके प्रति अगर बात करें तो राज्य भाषा का अर्थ है राज्य की भाषा। राज्य की भाषा से है राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। प्रत्येक राज्य अपनी सीमाओं में अपने राज्य की भाषाओं में कामकाज करने के लिए स्वतंत्र है। जब केंद्र के साथ उसे संपर्क स्थापना या पत्र व्यवहार की आवश्यकता होती है तो वह राजभाषा या फिर
सहराज भाषा का प्रयोग करता है। यानी कि दोस्तों अब क्या है, प्रत्येक राज्य में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। उन विभिन्न प्रकार में आप लोगों को अगर देखें तो विभिन्न सीमाओं से लगे लोग हमारे देखने को मिलते हैं। अच्छा, किसी क्षेत्र में किसी अन्य प्रकार की बोली होती है, किसी अन्य क्षेत्र में किसी अन्य प्रकार की बोली होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण के लिए सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई थी? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। अगर वहीं बात करें दोस्तों, अगर राज्य भाषा की, तो राज्य भाषा का अर्थ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि राज्य भाषा का अर्थ है कि राज्य की भाषा, यानी कि राज्य की अपनी अपनी भाषाएं हैं और प्रत्येक राज्य अपनी सीमाओं में अपने अपने राज्य की भाषा में कामकाज करने के लिए स्वतंत्र है। अच्छा, कामकाज करने के लिए स्वतंत्र है तो वो अपनी भाषा के प्रति क्या करेगा, उन चीज़ों को बोलने या फिर समझने के लिए उनका प्रयोग करेगा। जब केंद्र के साथ उसे संपर्क की स्थापना या पत्र व्यवहार की आवश्यकता होती है तो वह राजभाषा या फिर सहराज भाषा का प्रयोग करता है। यानी कि जब केंद्र के साथ या फिर सरकार के साथ या फिर कोई हमारे क्या होगा, प्रशासन के साथ, यदि अगर किसी मजदूर है या फिर कोई, अगर हम बात करें कोई अगर एक जैसे नागरिक, किसी राज्य के अगर कोई नागरिक हैं या फिर भारत के कोई नागरिक भी हैं, अगर यदि वो क्या कर रहे हैं, केंद्र सरकार से बात करें, फिर राज्य सरकार से, किसी से भी अगर आप पत्राचार कर रहे हैं तो उसकी जो भाषा होगी वो राजभाषा या फिर आपकी जो सहराज भाषा है उसके साथ आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। फिर देखिएगा राष्ट्रभाषा अब क्या है। अच्छा दोस्तों, क्या हमारी कोई राष्ट्रभाषा भी है? आप लोग बताइएगा, क्या हमारी कोई राष्ट्रभाषा भी है? देखिएगा, राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस भाषा के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र में विचार विनिमय एवं संपर्क स्थापित किया जा सके उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब राष्ट्रभाषा एक भावात्मक क्षेत्र है। राष्ट्रभाषा में समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने, राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने तथा राष्ट्रीय गौरव की भावनाओं को संवहन की शक्ति होती है। भारतीय संविधान में अभी किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, राष्ट्र की भाषा कहने का मतलब है किसी राष्ट्र की भाषा से उसका प्रयोग हमने किया। दूसरे शब्दों में हमने कहा कि जिस भाषा के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र में विचार कर सके, विनिमय या फिर उसका संपर्क स्थापित कर सके, उसे हम राष्ट्रभाषा कहेंगे। या फिर हम राष्ट्रभाषा एक भावात्मक क्षेत्र का है। राष्ट्रभाषा में समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने, राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने, राष्ट्रीय गौरव की भावनाओं को संवहन करने की शक्ति होती है, कहता है। भारतीय संविधान में अभी तक कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है, यानी कि किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा अभी तक भारतीय संविधान में प्रदान नहीं किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत की केवल राजभाषा है, इसकी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की भाषा किस प्रकार की है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, तो आप लोग उसमें आंसर यही करेंगे कि हमारी राजभाषा है, हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं देखने को मिलती है। फिर देखिएगा, अब संपर्क भाषा क्या होती है। अच्छा दोस्तों, संपर्क भाषा में देखें तो भाषा के संदर्भ में संपर्क भाषा का अर्थ होता है जोड़ने वाली भाषा। संपर्क भाषा का आशय जनभाषा से है। संपर्क भाषा या फिर जनभाषा वह भाषा होती है जो किसी क्षेत्र, प्रदेश या देश के ऐसे लोगों के बीच पारस्परिक विचार विनिमय कार्य करे जो कि एक दूसरे की भाषा नहीं जानते। दूसरे शब्दों में कहें तो विभिन्न भाषा भाषी वर्गों के बीच संप्रेक्षण के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह संपर्क भाषा कहलाती है। भारत में प्राचीन युग में संस्कृत संपर्क भाषा थी, लेकिन धीरे धीरे हिंदी में उसका स्थान ले लिया है। अच्छा दोस्तों, अब अगर देखा जाए कि पहले जो भारत था हमारा, भारत में क्या था पहले, जो हमारी देववाणी थी, यानी कि संस्कृत जो हमारी भाषा देखने को मिलती थी, पहले संस्कृत का प्रयोग हुआ, लेकिन उस संस्कृत का धीरे धीरे किस में प्रयोग हुआ, हमारा हिंदी में प्रयोग हुआ। अगर देखा जाए तो अभी भी गाँव घरों में हमारी क्या होती है, अपनी अपनी भाषाएँ होती हैं, लेकिन क्या होता है जब आप किसी जनमानस से मिलते हैं या फिर अगर आप देखा जाए कि किसी व्यक्तियों से आप अगर यदि मिलते हैं, किसी समाज से यदि अगर आप लोग मिलते हैं, तो वहाँ पर संपर्क स्थापित करने के लिए आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक भाषा का प्रयोग करते हैं जो उनके भी संपर्क में हो, उनको भी समझ में आए और आपको भी वो चीज़ बोलने में सहज लगे और आप भी उनकी बातों को समझ पाए। तो उस प्रकार की जो भाषा है उसको हमने क्या कहा, संपर्क भाषा कहा। अब संपर्क भाषा का संदर्भ हम कहें तो जोड़ने वाली भाषा से भी इसका आशय निकलता है। सपोज अगर हम देखा जाए तो संपर्क भाषा या जनभाषा से हमारा इसका जो मतलब निकलता है कि किसी क्षेत्र या प्रदेश की अगर यदि बात करें तो उनके बीच पारस्परिक जैसे विनिमय करना है, तो हो सकता है कि कोई ऐसे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं हमारे, फिर मैदानी क्षेत्र होते हैं, उनकी अपनी अपनी कोई भाषा हो सकती है। अच्छा, अपनी अपनी भाषा के माध्यम से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से संबंध, अपना संपर्क स्थापित कर रहे हैं, तो उसी को हमारा संपर्क भाषा कहा गया। फिर देखिएगा, वर्तमान में भारत की संपर्क भाषा हिंदी है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। अच्छा दोस्तों, हमने कहा हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है,
इनकी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किसी को प्राप्त नहीं है। अब क्या कहता है कि वर्तमान में भारत की जो संपर्क भाषा है वो हिंदी है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। दोस्तों, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी संपर्क भाषा है वो हम अंग्रेजी के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन जो वर्तमान में संपर्क भाषा है भारत की वो हमारी हिंदी के रूप में जानी जाती है। आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिएगा मातृभाषा। तो मातृभाषा का सामान्य अर्थ है माता की भाषा, यानी कि माता पिता या फिर परिवार के सदस्यों के अनुकरण द्वारा सीखी और सहज बोली का परिष्कृत रूप मातृभाषा कहलाती है। यह समाज स्वीकृत मानक भाषा होती है। दूसरे शब्दों में बालक अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों से जो भाषा सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि मनुष्य ने मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। अच्छा दोस्तों, अगर देखें मातृभाषा, तो मातृभाषा का आशय हमने किससे कहा? माता पिता से जो सीखी गई जो भाषा होती है उसी को हमने मातृभाषा कहा। यानी कि मातृभाषा कहने का मतलब ये है, आप यदि अगर छोटे बच्चे होते हैं कोई, तो वो छोटे बच्चे को क्या किया जाता है, जैसे उसके माता पिता उसको बोलने को बोलते हैं वैसा वो बोलने लगता है। धीरे धीरे जिस प्रकार की बोली उनकी होती है उसकी जो बोली है वो भी उन्हीं के ओर ढल जाती है, तो उसी को हमारी मातृभाषा कही गई। अगर मातृभाषा की अगर बात करें तो दोस्तों इसी में महात्मा गांधी जी का भी एक कथन कहा गया कि मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास करे माता की दूध, इस पे कहा जाता है। फिर देखिएगा मानक भाषा किसे कहा गया। अब मानक भाषा के अगर आशय बोलें तो दोस्तों मानक भाषा को परिनिष्ठित भाषा यानी कि टकसाली भाषा, साधु भाषा या फिर नागर भाषा आदि नामों से जाना जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। भाषा विज्ञान कोश के अनुसार किसी भाषा की उस विभाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं जो अन्य विभागों पर अपनी साहित्यिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित कर लेती है तथा उन विभाषाओं को बोलने वाले भी उसे सर्वाधिक उपयुक्त समझने लगते हैं। मानक भाषा शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार एवं व्यवहार की भाषा होती है। अच्छा दोस्तों, जो मानक भाषा है हमारी, अगर इसको हमने देखा तो इसने क्या कहा, इसको सबसे पहले तो इसने कहा कि मानक भाषा को एक परिनिष्ठित भाषा है, फिर टकसाली भाषा, साधु भाषा, नागर भाषा आदि नामों से भी इसको जाना जाता है मानक भाषा को। अब अंग्रेजी भाषा में इसी भाषा को इसने कौन सी क्या नाम कहा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज नाम इसने दिया। अगर भाषा कोश के अनुसार किसी भाषा की उस विभाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं जो अन्य विभाषाओं पर अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित करता हो तथा उन विभाषाओं को बोलने वाले भी उसे सर्वाधिक उपयुक्त समझने लगते हों। मानक भाषा शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार एवं व्यवहार की भाषा होती है कहते हैं। ठीक हो गया। अगर फिर बात करें बोली की तो दोस्तों भौगोलिक दृष्टि से भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। अच्छा दोस्तों, जो अलग अलग क्षेत्र बने हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली हमारी बोली जाती है। ऐसा नहीं है कि पूरे ही भारत में हमारी हिंदी बोली जा रही है। हो सकता है कि जैसे अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर पहाड़ी बोली जाती है, कुमाऊनी गढ़वाली सारी चीज़ें बोली जाती हैं। वैसे ही मांगरू है, बुंदेली है, अवधी बोलियाँ हैं, उत्तर प्रदेश वगैरह में इस तरह की बोलियाँ भी बोली जाती हैं। तो वे क्षेत्र के आधार पर जो बोलियाँ हैं दोस्तों उन्हीं को बोली कहा जाता है। तो भौगोलिक दृष्टि से भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। इसे एक निश्चित शब्द समूह और व्याकरणिक संरचना द्वारा पहचाना जा सकता है कहते हैं। अब इसे क्या कह रहा है, एक निश्चित शब्द समूह और व्याकरणिक संरचना के द्वारा पहचाना जा सकता है, वही हमारी क्या होगी, बोली कहलाएगी कहते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें दोस्तों देवनागरी लिपि की, तो देवनागरी लिपि विशेष रूप से एक भारतीय लिपि है जिसके अंतर्गत अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। अच्छा दोस्तों, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी कि देवनागरी जो लिपि है हमारी, ये कहता है कि एक भारतीय लिपि है लेकिन इसके अंतर्गत अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं भी लिखी जाती हैं। अच्छा, कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं आगे मैं आपको ये भी जरूर बताऊंगा। फिर देखिएगा, यह लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। इसकी पहचान हम क्षैतिज रेखा होती है उस जिसे सिरोरेखा कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, सिरोरेखा का मतलब आप क्या समझते हैं? जैसे हमने कमल के ऊपर खींची हुई क्षैतिज रेखा को हमने क्या कहा, सिरोरेखा कहा। यदि अगर हमने क्या लिखा, यदि अगर हमने ऐसे कमल लिखा तो कमल के ऊपर जो दोस्तों हमने ये लाइन खींची, इसी को हमारा क्या कहा गया, इसको हमारा सिरोरेखा कहा गया। इसको हमारा क्या कहा गया, सिरोरेखा कहा गया। तो इससे हम क्या करेंगे कि जो हमारी नागरी लिपि है या देवनागरी लिपि है उसको पहचानने का हम उस पर क्या करेंगे, एक हमारे पास एक क्या बन जाता है, उसको पहचानने की एक शक्ति बनेगी कि हाँ हम इसको किस तरीके से पहचानेंगे कि इसके ऊपर हमारी क्या बनी हुई है, सिरोरेखा बनी हुई है। यहाँ पर जहाँ पर यदि अगर सिरोरेखा बनी हुई है तो वो कौन सी लिपि हो जाएगी, हमारी देवनागरी लिपि हो जाएगी। इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। जैसे कमल के ऊपर खींची क्षैतिज रेखा को सिरोरेखा कहा जाता है, तो सिरोरेखा के माध्यम से ही हम लिपि का भी यहाँ पर चयन करेंगे। फिर देखिएगा दोस्तों, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली प्रमुख भाषाएं। अब देखिएगा, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली जो भाषाएं हैं दोस्तों, मैंने बताया था आपको, तो देखिएगा सबसे पहले तो हमारी हिंदी है। अब हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। दूसरी संस्कृत होगी, पाली होगी, मराठी होगी, कोंकणी होगी, सिंधी, कश्मीरी, भोजपुरी, मगही, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, राजस्थानी, नेपाली, गढ़वाली
और नागपुरी हो गया, अंगिका हो गया, खस और अन्य हो गई। अच्छा दोस्तों देखिएगा, इसमें जो हमारी नेपाली है, ये नेपाली हमारी एक विदेशी बोली देखने को मिलती है, लेकिन ये भी हमारी किस रूप में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो हमारे अंग्रेजी पूछा जाता है आप लोगों से कि अंग्रेजी भाषा है या नहीं है, इनके निम्न में से कौन देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है, क्वेश्चन इस तरीके से आप लोगों का आता है। तो अंग्रेजी आपका वहाँ पर ऑप्शन आता है, और कन्नड़ आप लोगों का ऑप्शन में आ जाता है, कभी कभी मराठी आपका ऑप्शन में आता है। तो उस समय आप लोगों ने वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि मराठी आपका क्या है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, लेकिन कन्नड़ आपका नहीं लिखा जाता है। और दूसरी बात करें तो दोस्तों अंग्रेजी हमारी नहीं लिखी जाती है। अच्छा कौन कौन सी लिखी जाती हैं, तो एक बार आप लोग फिर से देखिएगा, हिंदी लिखी जाती है, संस्कृत, पाली, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, भोजपुरी, मगही, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, और राजस्थानी, नेपाली, गढ़वाली, नागपुरी या फिर अंगिका एवं खस व अन्य जो हमारी बोलियां हैं दोस्तों, इनको हम किस में करते हैं, देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं। फिर देखिएगा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रत्येक वर्ष भारत में विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा करी। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, अगर हिंदी दिवस की बात करें तो दोस्तों हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं। लेकिन अगर वहीं बात करें दोस्तों कि अगर विश्व हिंदी दिवस का, अगर इंटरनेशनल हमारा जो हिंदी डे होता है, अगर उसकी बात करें तो दोस्तों हमारा कौन सा हो गया हो, ये हमारा 10 जनवरी 2006 से प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इसके मनाने की घोषणा करी जाती है। फिर देखिएगा, भारतीय दूतावास ने सर्वप्रथम 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन दिवस मनाया था। अच्छा दोस्तों, 2006 से अगर जब इसकी घोषणा होती है तो जो भारतीय दूतावास है उनने सर्वप्रथम 12वें में हिंदी विश्व दिवस के रूप में इसको मनाया था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि भारतीय दूतावास द्वारा प्रथम बार विश्व हिंदी दिवस कहाँ मनाया गया, तो दोस्तों ये हमारा नॉर्वे में मनाया गया था। फिर देखिएगा, विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार हिंदी विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। अच्छा दोस्तों, देखा जाए तो जो विश्व की आर्थिक मंच की गणना के अनुसार देखा जाए तो हिंदी विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। अच्छा दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था कि कौन से नंबर पर हिंदी का क्रम आता है, हिंदी का क्रम तीसरे नंबर पर आता है विश्व की अगर देखा जाए तो। सबसे पहले हमारा कौन सा था, सबसे पहले हमारा इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी था। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे मंदारिन भाषा जो चीन की एक भाषा है उसका जिक्र था। तीसरे नंबर पर हमारा हिंदी का रूप देखने को मिलता है। अब देखिएगा दोस्तों, ये कहता है कि परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर यदि बात करें तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में माना जाता है। अच्छा, तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में देखने को मिला था, तो दोस्तों ये हमारा गुजरात राज्य में देखने को मिला था। फिर देखिएगा, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने कल ये बात भी आप लोगों को बताई थी कि भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को ही हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। फिर देखिएगा, 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू किया गया था। अच्छा, तो अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को किसने लागू किया गया, तो 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा इसको लागू किया था। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। फिर देखिएगा, खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, अर्थात मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। अच्छा दोस्तों, जो हमारी खड़ी बोली है इसको मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, अर्थात जो हमारी मानक हिंदी है इसका आधार ही क्या है, खड़ी बोली है, ऐसा कहा गया है। फिर देखिएगा, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। अच्छा दोस्तों, 5 उपभाषाएं कौन सी हैं वो आगे भी आप लोगों को भी देखने को मिलेंगी। फिर देखिएगा, हिंदी की उत्पत्ति शेरसैनी अपभ्रंश से हुई है। दोस्तों, जो हमारा शौरसैनी अपभ्रंश है इससे किसकी उत्पत्ति हुई है मानता है, हिंदी की उत्पत्ति हुई है मानते हैं। फिर देखिएगा, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई हमारी क्या हुई, भाषा की जो लघुत्तम सार्थक इकाई होती है वो शब्द होती है। दोस्तों, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है, सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई कहेगा तो हमारा उसका आंसर शब्द ही रहेगा। अब भाषा की पूर्णतम इकाई कहेगा तो पूर्णतम इकाई दोस्तों फिर वाक्य बन जाता है हमारा, शब्द के बाद क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। फिर अगर बात करें तो देखिएगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इससे पहले हमने देख लिया है। अनुच्छेद 343 के में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। ठीक हो गया, और इसी में देवनागरी लिपि का भी प्रयोग किया गया है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग को याद होगा। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है, इसे सबसे पुराने प्राकृत भी कहते हैं। अच्छा दोस्तों, जो पाली है वो भारत की प्रथम देश भाषा है कहता है, इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। फिर देखिएगा, राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। आपको बताया था मैंने, 6 जून 1955 को होता है। आपको जीबी खरे आयोग जो हमारी बनी थी उसके माध्यम से ही राजभाषा आयोग का गठन करा गया था। फिर देखिएगा, संस्कृत को हिंदी की आदि जननी के रूप में भी जाना जाता है, ये हमने कल भी पढ़ा है। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हमने कल पढ़ा। ये परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं राजपाल सिंह के, ये भी इसमें मेंशन करे गए थे, तो मैंने इनको भी आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। फिर देखिएगा, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो के रूप में जाने जाते हैं। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बल्कि लिख के रख लो कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और आगे भी ये पूछा जाएगा। हिंदी संस्कृत की उत्तराधिकारिणी भाषा है।
अच्छा दोस्तों, हिंदी क्या है? संस्कृत की उत्तराधिकारी भाषा के रूप में भी जाना जाता है। आदि जननी संस्कृत को हमारा जाना जाता है। फिर देखिएगा, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। अच्छा, क्षेत्रों में जो बोली जाएगी उसको बोली कहा जाएगा। थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया था। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा को अपभ्रंश कहते हैं। अच्छा दोस्तों, अपभ्रंश से ही किसका जो प्रयोग हुआ है वो हमारा हिंदी का प्रयोग हुआ है। फिर देखिएगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी मैंने आपको कल एक क्रम बताया था, तो उसी के आधार पर बता रहा है कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली जो भाषा होगी वो कौन सी होगी दोस्तों? हमारी अपभ्रंश होगी। फिर देखिएगा, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हिंदी वियोगात्मक व विशिष्ट भाषा है। अच्छा, वियोगात्मक हिंदी हमारी कैसी थी? वियोगात्मक थी। लेकिन हमने दो और भाषाओं का प्रयोग किया था दोस्तों। मैंने कहा था, एक तो हमने हिंदी और हमारी अंग्रेजी, दोनों तो हमारी क्या थी? वियोगात्मक थी। लेकिन जो हमारी संस्कृत थी ये हमारे कैसे? संयोगात्मक भाषा थी। तो मैंने कल भी इस चीज़ के बारे में जिक्र किया था, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम कौरवी है। अच्छा दोस्तों, खड़ी बोली जो हमारी हिंदी है, यानी कि जो हमारी हिंदी की जो खड़ी बोली है उसका जो अन्य नाम है उसको हमारा कौरवी के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन जो आपका कौरवी होगा ये भी इसका सही जो उच्चारण है उसको देखने को मिलेगी। खड़ी बोली का जो अन्य नाम है वो हमारा कौरवी देखने को मिलेगा। हाड़ौती एवं ढूंढानी पूरी राजस्थान में बोली जाती है। अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाड़ौती एवं ढूंढानी बोली कहाँ पर, राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो दोस्तों ये हमारी पूरी राजस्थान में बोली जाती है। फिर देखिएगा, भोजपुरी भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। अच्छा दोस्तों, जो हमारी भोजपुरी भाषा है इसका वर्णन 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रज भाषा है। सबसे पहले तो आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि इसने क्या कहा कि भोजपुरी भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख जो बोली है दोस्तों वो हमारी क्या कहता है? ब्रज भाषा है कहता है। रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, देहरादून, अंबाला और सहारनपुर में खड़ी बोली अपने ठेठ रूप में दिखाई देती है। अच्छा दोस्तों, जो खड़ी बोली है वो हमारी रामपुर होगी, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, देहरादून, अंबाला और सहारनपुर में जो खड़ी बोली है उसको ठेठ रूप में दिखाई देने को देखने को मिलती है कहता है। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा। अच्छा दोस्तों, अमीर खुसरो ने ही जो हमारी सबसे पहले जो खड़ी बोली है दोस्तों इसके जो जनक के रूप में जाने जाते हैं वो भी हमारे अमीर खुसरो माने जाते हैं। और अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी भी कहा था, आप लोग ये भी याद रखेंगे। फिर देखिएगा, अमीर खुसरो खड़ी बोली में रचनाएं करते थे। ठीक हो गया। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषा की रचनाओं में मिलता है। अच्छा दोस्तों, जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द किस भाषा से मिलकर बना है? मैंने आप लोगों को कल कहा था, तो ये किस शब्दों से मिलकर बना था? फारसी शब्द से मिलकर बना था। अच्छा, मैंने कहा था कि हिंदी जो शब्द है वो हमारे संस्कृत के सिंधु शब्द के से नाम के मिलकर बना हुआ है। इसका जिक्र भी मैंने आपके कल किया हुआ था। फिर देखिएगा, हिंदी की उत्पत्ति शेरशानी अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं एवं 17 बोलियां आती हैं। अच्छा दोस्तों, 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? थोड़ा देर पहले मैं बोला था आपको, मैं बताऊंगा, तो हम इस पर जिक्र करेंगे। अच्छा देखिएगा दोस्तों, तो 17 उपबोलियां हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। डॉक्टर हरदेव बहारी दक्षिणी हिंदी को, जो हमारी दक्षिणी हिंदी है, यानी कि दक्षिणी कहने का मतलब दक्षिणी जो हिंदी है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखते हुए हिंदी की 18 बोलियां मानते हैं। जबकि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ताजुब्बकी और निमाणी को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखते हुए हिंदी के 19 बोलियां मानते हैं। अपभ्रंश भाषा का काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अच्छा दोस्तों, डॉक्टर हरदेव बहारी जी जो दक्षिणी हिंदी है उसको पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखते हैं और हिंदी की 18 बोलियां मानते हैं। वहीं अगर देखें तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ताजुब्बकी और जो निमाणी है वो पश्चिमी के अंतर्गत रखते हैं और हिंदी की 19 बोलियां मानते हैं। अगर अपभ्रंश काल जो हमारा माना जाए तो दोस्तों ये हमारा कब से कब तक माना गया? 500 से 1000 ईस्वी तक हमारा क्या माना गया? अपभ्रंश काल माना गया। अच्छा दोस्तों, अगर हमने देखा तो जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश को हमारा क्या कहा गया? आधुनिक भारतीय भाषाएं इसके अंतर्गत आई। अच्छा, अपभ्रंश आया हमारा। अपभ्रंश के अंदर देखते हैं कि जो आधुनिक भारतीय भाषा है वो कौन कौन सी है सबसे पहले तो। अच्छा, जो 5 हमारी उपबोलियां हैं दोस्तों, उन 5 उपबोलियों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा कौन सा आता है? सौरसैनी आती है। सौरसैनी कहें तो सौरसैनी के अंतर्गत दोस्तों हमारी पश्चिमी हिंदी आती है, राजस्थानी आती है, गुजराती और पहाड़ी आती है। ध्यान रखिएगा कौन कौन सी आती है सौरसैनी के अंतर्गत हमारी। तो दोस्तों हमारी पश्चिमी हिंदी आती है, राजस्थानी हिंदी आती है, गुजराती आती है और हमारी पहाड़ी आती है। अगर मगही के अंदर बात करें, मगधी के अंदर बात करें दोस्तों, तो मगधी के अंदर हमारी बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया बोली मगधी भाषा के अंतर्गत आती है, मगधी उपबोली के अंतर्गत आती हैं। अगर अर्धमागधी की बात करें तो दोस्तों अर्धमागधी के अंदर हमारी पूर्वी हिंदी आती है। अगर ब्राह्मण के अंदर की बात करें तो दोस्तों ब्राह्मण में हमारी सिंधी भाषा आती है। महाराष्ट्र के अंदर हमारी मराठी भाषा आती है। फिर देखिएगा जो हमारी पैसाची है, पैसाची के हमारे अंदर हमारे कौन सी आएगी? लहदा या फिर पंजाबी भाषा आएगी। अच्छा दोस्तों, ये कालक्रम पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी हिंदी
किस हिंदी की किस उपबोली का अंग है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी हमारी सैरसैनी अपभ्रंश का होगा या फिर सौरसैनी अपभ्रंश का होगा। वहीं राजस्थानी गुजराती पूछ लिए जाते हैं, बांग्ला उड़िया या फिर असमिया पूछ लिए जाते हैं तो मागधी के अंतर्गत आ जाते हैं। पूर्वी हिंदी पूछेगी तो हमारे दोस्तों अर्धमागधी के अंतर्गत आ जाता है। सिंधी यदि अगर सिंधी बोली अगर आपको पूछा था तो ब्राचड़ उपबोली के अंतर्गत आ जाता है। मराठी पूछा जाएगा तो महाराष्ट्री के अंतर्गत आएगा, और लहदा या पंजाबी पूछी गई तो ये हमारे पैसाची के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। फिर देखिएगा, ध्यान दें, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी लहदा एवं पंजाबी भाषा की उत्पत्ति क्रमशः केकई एवं टक के अपभ्रंश से मानते हैं। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि किसके अनुसार जो हमारी पंजाबी और लहदा भाषा है इसकी जो उत्पत्ति है वो केकई और टक के अपभ्रंश से मानी जाती है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी आप लोग उसका सही आंसर करेंगे। फिर देखिएगा, हिंदी की प्रमुख बोलियां एवं उनका नामकरण करने वाले विद्वान। अच्छा दोस्तों, हिंदी के जो प्रथम बोलियां हैं एवं उनके नामकरण करने वाले जो विद्वान हैं, अगर उनकी श्रेणी देखें तो देखिएगा, अच्छा खड़ी बोली के जो नामकरण है वो किसने करा। तो दोस्तों ये हमारे धीरेन्द्र वर्मा जी के द्वारा करा गया। खड़ी बोली का जो नामकरण है वो किसके द्वारा किया गया, धीरेन्द्र वर्मा जी के द्वारा किया गया। अगर वहीं कौरवी की बात करें तो दोस्तों खड़ी बोली का ही एक प्रस्कृत रूप हमारा क्या है, कौरवी है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। अच्छा, कौरवी का जो नामकरण है वो किसने करा, तो दोस्तों ये हमारे राहुल सांकृत्यायन ने करा था। अगर बिहारी की बात करें तो दोस्तों जो बिहारी का नामकरण है वो गिरियसन जी के द्वारा किया गया था। यूपीएसआई 2021 में इसको पूछा गया है। राजस्थानी भाषा का जो नामकरण है वो किसके द्वारा किया गया, तो ये गिरियसन जी के द्वारा किया गया। बिहारी और राजस्थानी गिरियसन आप लोग एक साथ में याद करिएगा, बिहारी और राजस्थानी गिरियसन जी के द्वारा। अच्छा, ब्रजबुली के जो नामकरण है वो किसने किया, तो दोस्तों ईश्वर चंद्र गुप्त जी के द्वारा हमारा ब्रजबुली का नामकरण किया गया। अच्छा, भोजपुरी का नामकरण किसने किया, तो रेमंड जी के द्वारा हमारा भोजपुरी का नामकरण किया गया। फिर देखिएगा, मैथिली का नामकरण किनके द्वारा किया गया, तो दोस्तों मैथिली का जो नामकरण है वो हमारे कोलब्रुक जी के द्वारा किया गया। वहीं डिंगल के अगर नामकरण की बात करें तो ये हमारे बांकीलाल जी के द्वारा इसका नामकरण किया जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को यदि अगर हम देखें तो सुनीत कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया। अच्छा जो दोस्तों हमारे सुनीत कुमार चटर्जी हैं, इन्होंने देवनागरी लिपि जो भारत में अभी चल रही है इसके स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया। अच्छा, रोमन लिपि दोस्तों जो हमारी अंग्रेजी में होती है उसको हमारी रोमन लिपि कहा गया, तो उसको स्वीकार करने का जो प्रस्ताव है वो हमारे सुनीत कुमार चटर्जी के द्वारा दिया गया। तो कभी अगर ये कथन आप लोगों से पूछा गया तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अच्छा, गारो मेघालय राज्य की बोली। अच्छा, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो हमारी मेघालय में है। अच्छा, तो गारो जो हमारी भाषा है ये कहाँ बोली जाएगी, तो दोस्तों गारो भाषा हमारा मेघालय में बोली जाएगी। अच्छा, बांग्ला त्रिपुरा की राजभाषा है। अच्छा, बांग्लादेश से बांग्ला आप लोग नहीं ध्यान रखिएगा। बांग्ला जो भाषा है दोस्तों ये त्रिपुरा राज्य की राजभाषा है, तो बांग्ला को आप लोग आज से याद रखेंगे कि त्रिपुरा की क्या है, राजभाषा है। फिर देखिएगा, गुजरात में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था, इससे पहले आ चुका है, आप लोगों ने ये देख लिया है। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। अच्छा दोस्तों, जो विश्व हिंदी का जो सचिवालय है ये हमारा कहाँ पर है, ये मॉरिशस में हमारा स्थापित है। अगर वहीं बात करें तो डिंगल भाषा को भाट भाषा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक हो गया दोस्तों, डिंगल भाषा को किस नाम से भी जाना जाता है, भाट भाषा के नाम से भी जाना जाता है। डिंगल भाषा के थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था, थोड़ी देर पहले उसके जो नामकरण करता है उनके बारे में भी हमने बात करी थी। अब देखिएगा, श्याम सुंदर दास ने देवनागरी लिपि में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग सुझाव दिया। अच्छा, श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा कि जो देवनागरी लिपि में जो पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर के बदले में, जैसे पंचमाक्षर दोस्तों कौन कौन से हो गए हमारे, अंगों हो गया, यो हो गया, नौ हो गया, ये जो हमारे पंचमाक्षर वाले जो वर्ण हैं इनके बदले में अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया, श्याम सुंदर दास जी के द्वारा दिया गया। अब देखिए, अपभ्रंश भाषा आर्य परिवार की भाषा है। जो हमारे दोस्तों अपभ्रंश भाषा है ये किस परिवार की भाषा मानी जाती है, आर्य परिवार की भाषा मानी जाती है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों जो हमारा केंद्रीय हिंदी निदेशालय है इसका जो मुख्यालय है ये हमारा नई दिल्ली में देखने को मिलता है। पाली भाषा का अन्य नाम क्या है, तो दोस्तों पाली भाषा का अन्य नाम क्या देखने को मिलता है, हमारा प्राकृत देखने को मिलता है। सबसे पुरानी अगर भारतीय भाषा कहेगा तो हमारी पाली होगी, पाली का ही प्रस्कृत रूप हमारा प्राकृत देखने को मिलता है। फिर देखिएगा, पाली भाषा का संबंध बौद्ध साहित्य से है। अच्छा, जिस तरीके से पाली भाषा का संबंध बौद्ध साहित्य से है उसी प्रकार से प्राकृत भाषा का संबंध किससे होगा, हमारा जैन संप्रदाय या फिर जैन साहित्य से देखने को मिलेगा। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है, अच्छा दोस्तों केंद्रीय हिंदी निदेशालय अलग चीज़ है, केंद्रीय हिंदी संस्थान अलग चीज़ है। अगर केंद्रीय हिंदी निदेशालय कहेगा तो आप नई दिल्ली को आंसर करेंगे, अगर केंद्रीय हिंदी संस्थान कहेगा तो आप लोग आगरा को इसमें उत्तर करेंगे। फिर देखिएगा, संस्कृत आर्य परिवार की भाषा, इससे पहले फिर से एक बार और आगे है, निबट्टा बघेली की उपबोली है। अच्छा दोस्तों, जो निबट्टा है वो बघेली की क्या है, हमारी उपबोली देखने को मिलती है। फिर देखते हैं, चंद्र शर्मा गुलेरिया ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी का प्रयोग किया। अच्छा दोस्तों, जो हमारे चंद्र शर्मा गुलेरिया जी हैं इन्होंने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी का प्रयोग किया। पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अच्छा दोस्तों, जो पाली भाषा है ये हमारी संस्कृत भाषा की अपभ्रंश। अच्छा कैसे है, मैंने आपको क्रम भी बताया, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी।
आप लोग इस क्रम को जरूर याद रखिएगा कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो इसीलिए कह रहा है कि जो पाली भाषा है वो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, कहता है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। ठीक हो गया। खड़ी बोली किसने कहा? अमीर खुसरो के द्वारा कहा गया था। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। ये हम कल पढ़ चुके हैं। फिर देखिएगा, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो वह उपभाषा बन जाती है। अच्छा दोस्तों, बोली का जो क्षेत्र है वो थोड़ा अगर यदि विकसित हो गया और उसमें साहित्य की रचना होने लगे तो वो क्या कहलाती है? हमारी उपभाषा बन जाती है। फिर देखिएगा, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जय भट्ट के शिलालेख में किया गया था। अच्छा, जय भट्ट के शिलालेख में देखने को मिलता है। देवनागरी लिपि का सबसे पहला प्रयोग किसके शिलालेख में देखने को मिलता है? तो दोस्तों जय भट्ट के शिलालेख में देखने को मिलता है। अच्छा, किस राज्य में देखने को मिलता है? तो गुजरात राज्य में देखने को मिलता है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। अच्छा दोस्तों, भारतवर्ष के लिए जो हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो ये हमारे राजा राम मोहन राय के द्वारा सुझाया गया था। फिर देखिएगा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। अच्छा दोस्तों, जो हमारी तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, ये हमारे किस प्रकार की भाषा है? तो दोस्तों हमारे द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं देखने को मिलती है। कौन कौन सी होगी? नीचे की देखिएगा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ठीक है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये किस प्रकार की भाषा हैं? तो दोस्तों ये हमारे द्रविड़ प्रकार की भाषा देखने के रूप में मिलती हैं। फिर देखिएगा, विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। अच्छा दोस्तों, जो हमारे विश्व में लगभग क्या है, 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है, कहता है। जयपुरी बोली का स्थानीय नाम ढूंढानी है। अब देखिएगा दोस्तों, जयपुरी जो भाषा है हमारी यहाँ जो बोली है उसका स्थानीय नाम इसको क्या कहा जाता है? ढूंढानी कहा जाता है। अच्छा, वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद, भभुआ आदि जिले में कशिका भाषावादी क्षेत्र है। कशिका का विकास स्थल वाराणसी है। काशी के नाम पर ही इसे क्षेत्रीय बोली का नाम कशिका पड़ा। अच्छा दोस्तों, जो हमारा क्या है, काशी है, काशी के नाम पर ही जो इसकी क्षेत्रीय बोली है इसका नाम क्या पड़ा, कहता है? कशिका पड़ा, कहता है। अवधी शब्द का अर्थ है अवध की भाषा। अच्छा दोस्तों, जो यूपी में बोली जाती है अवध की जो भाषा है, अवध की भाषा कहने का मतलब है, अवधी भाषा का मतलब क्या है कि जो अवध के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है उसको हमारा क्या कहा गया? अवधी भाषा कहा गया या फिर अवध की भाषा कहा गया। भारत की संपर्क भाषा हिंदी एवं विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। अच्छा दोस्तों, भारत की जो संपर्क भाषा है वो क्या है? हमारी अंग्रेजी है। मैंने कहा था आपको, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हमारी जो संपर्क भाषा है वो क्या हो जाएगी? अंग्रेजी हो जाएगी। फिर देखिएगा, वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का सही क्रम है। तो दोस्तों सही क्रम किस प्रकार से है? सबसे ज़्यादा हमारा जो भारत में है वो बोली जाती है तो कौन सी है? हिंदी है। हिंदी के बाद हमारी बांग्ला है, बांग्ला के बाद मराठी है, मराठी के बाद तेलुगु, तेलुगु के बाद हमारी तमिल बोली जाती है। आप लोग ये क्रम जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्रम पूछ देता है। तो अगर भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है हमारी कौन सी है? हिंदी है, बांग्ला है, मराठी है, तेलुगु है और तमिल है। फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, तमिल। आप लोग भी मेरे साथ साथ रिपीट करिएगा, आपको जरूर याद हो जाएगा। हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु और तमिल। हिंदी है, हिंदी के बाद बांग्ला है, बांग्ला के बाद मराठी है, मराठी के बाद तेलुगु है, तेलुगु के बाद हमारी तमिल देखने को मिलती है। फिर अगर देखें दोस्तों तो अर्थात भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो हमारी क्या हो जाएगी? हिंदी हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारी हिंदी की जो रिवीजन सीरीज है, जो हमारी अभी थ्योरी सेशन चल रहा है हमारा, तो थ्योरी सेशन में आज हमारा हिंदी भाषा का जो विकास है ये लगभग खत्म हो चुका है। अच्छा, जो हमारे हिंदी भाषा के लिए जो प्रमुख हमारे सम्मेलन हुए थे, जो हमारी बैठकें होती हैं हिंदी भाषा की, जो फिर हम यूँ कहें कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन हमारे हुए हैं, तो विश्व हिंदी सम्मेलन से हम एक अलग वीडियो निकाल कर लाएंगे। उसमें हम ज़रूर एक अच्छा चर्चा करने के बाद एक बेहतर वीडियो बनाने का उसको प्रयास करेंगे। तो लगभग जो हिंदी भाषा का जो विकास है दोस्तों, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल से आप लोगों के रिकमेंडेशन के अनुसार जिस तरीके से आप कहते हैं कि किताब की फ़ोटो खींचकर ही आप वीडियो बनाएं, तो उस प्रक्रिया में ही हम आपकी वीडियोज़ को लाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही जो विश्व हिंदी सम्मेलन वाली वीडियो है दोस्तों, उसको हम एक अलग चाहे 5-10 मिनट के अलग से एक वीडियो बना के उसको अपलोड करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको बीच में सारी चीज़ें अनबैलेंस ना हो। तो बैलेंस करने के लिए उसको अलग सा एक वीडियो बनाने का हम प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।